यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखें, अगर एक मेरे पास पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज करें ये पार्टिकल है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस पार्टिकल्स के मैंने वेरियस पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन जब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा ना, यानी इसका प्रोजेक्शन आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ आएगा। इस तरीके से अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसका प्रोजेक्शन आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, यानी आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, पर उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा ना वो इस डायामीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये इंटरकनेक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में। क्या इंटरकनेक्शन है? तो हम लिखेंगे व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग along a circular path, when a particle is moving along a circular path, its projection performing simple harmonic motion along the diameter। ये इनके बीच में रिलेशन है। अब ये रिलेशन सिर्फ आप लोगों को याद रखना है। अब हम एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। नंबर 1, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन क्या है? तो थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव की थी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। ये x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। माइनस की जो साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होती है, तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आप मुझे बताएं कि ये अगर एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन की है तो ये मैक्सिमम कहाँ पे हो सकती है, मिनिमम कहाँ पे हो सकती है? तो आप सबको पता है ये एक्सेलरेशन, अगर हम इस एक्सेलरेशन की बात करें तो हम यहाँ पे 3 बातें कर सकते हैं। एक, हम बात करेंगे कि भाई ये एक्सेलरेशन हमारे पास जो है ये मैक्सिमम कहाँ हो सकती है, मिनिमम कहाँ हो सकती है और ज़ीरो कहाँ। तो देखें, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका x x नॉट के बराबर होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा m k अपॉन m x नॉट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मीन पोजीशन पे हैं, एट मीन पोजीशन पे क्या होने वाला है, x आपका 0 हो जाएगा। जब x आपका 0 हो जाएगा और इस इक्वेशन में आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन 0 कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। पर इनमें से बीच में से एक क्वेश्चन आता है। बीच में से क्वेश्चन क्या आएगा, आप देखें। अगर आपसे पूछूं, अगर मैं एक्सट्रीम से मीन जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगी? तो आप देखेंगे जैसे ही हम एक्सट्रीम से मीन आएंगे तो x कम होता जाएगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज होती जाएगी। पर इसी तरीके से अगर हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, तो जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब एक्सेलरेशन के बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन जो है वो है अंडर रूट k अपॉन m अंडर रूट x नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। अब वही बात हम करेंगे
भाई मीन पोजीशन पे क्या होने वाला है, या सबसे पहले देख लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन या एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे हमारा x 0 है। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है k/m x0, क्योंकि ये x0 स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम एक्सट्रीम पॉइंट पे होंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे x जो है वो x0 के बराबर हो जाएगा। जब x x0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे आप x0 रखेंगे तो x0 माइनस x0 0 हो जाएगा। इसका मतलब है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। तो इससे साफ जाहिर है कि जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे, जब एक्सट्रीम से मीन जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप समझ लें। तो जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। इस तरीके से अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है 1/2k x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है अगर हम देखें भाई काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होगी, ठीक है, एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे जो x है वो x हमारा 0 हो जाएगा। जब x हमारा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब है हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2k x0 स्क्वायर। इस तरीके से जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये x किसके बराबर होगा, x0 के। जब x x0 के बराबर होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर ये पूरा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। इसका मतलब है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। कॉमन सेंस है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। तो इससे साफ जाहिर है कि अगर हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की। ठीक है, तो मोमेंटम की एक्सप्रेशन क्या है। सो मोमेंटम की अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो मोमेंटम की एक्सप्रेशन है, अगर आप, जैसे आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो m आप यही रखें और इसकी एक्सप्रेशन डालें k/m और अंडर ब्रैकेट x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन हो जाएगी मोमेंटम की p = अंडर रूट m इंटू k और अंडर ब्रैकेट x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका मतलब होगा, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आप मीन पोजीशन पे हैं, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होगा, आपका x 0 होगा। जब आप x यहाँ पे 0 रखेंगे तो मोमेंटम मैक्सिमम होगा, और कॉमन सेंस है मोमेंटम उस जगह पे मैक्सिमम होता है जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस तरीके से अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें x जो है x0 के बराबर हो जाएगा। अगर x x0 के बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की।
एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन है 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो अगर आप मीन पोजीशन पे हैं, मीन पोजीशन पे एक्स आपका 0 होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होगी। पर जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे x आपका x0 के बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी मीन पोजीशन पे। पर जब आप यहाँ पे x की जगह x0 रखेंगे तो ये वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब यहाँ से आप एक बात देख लें, देखें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सेम है। देखें, इलास्टिक रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी किसी मोशन में कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो उस मोशन में टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है। यानी हम कहेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब देखें, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। ठीक है। अब आप देखें, अगर आप टोटल एनर्जी आप निकालना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 के x0 माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2 के x0 स्क्वायर। इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो फॉर्म्स आपको कन्वर्जन समझनी पड़ेगी। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको देख लें। जैसे टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम 1 है, ये एक्सट्रीम 2 है। अगर आप देखें मीन पोजीशन पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इसका मतलब होगा, पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो जितनी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी का फार्मूला हमेशा क्या है, 1/2 के x0 स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करें तो टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होगी, 1/2 के x0 स्क्वायर। इसका मतलब है टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 के x0 स्क्वायर। इसी जगह यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह 0 रखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे कितनी होती है, 1/2 के x0 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम, मतलब कहने का ये है कि जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, मीन से जब एक्सट्रीम जाएंगे तो लॉस होगा किसमें, लॉस होगा काइनेटिक में, और जितना काइनेटिक में लॉस होगा उतना गेन किसमें होगा, उतना गेन होगा पोटेंशियल में। इस तरीके से जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे, एक्सट्रीम से जब हम मीन जाएंगे तो पोटेंशियल में लॉस होगा, लॉस इन पोटेंशियल, और गेन किसमें होगा, गेन इन काइनेटिक। इस तरीके से जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और जब हम मीन पोजीशन पे होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, और मीन पे टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये सारा डिस्कशन आपने देखा, अब हम इसको एक टेबल में समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे हैं। अब इस टेबल को हम समराइज कैसे करेंगे, आप देखें।
यहां पे हम कुछ कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये है मीन से एक्सट्रीम, और ये है एक्सट्रीम से मीन, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम। मीन से एक्सट्रीम जब हम जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीजेस मीन, और जब एक्सट्रीम से मीन जाएंगे एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीजेस। इसी तरीके से जो बिहेवियर एक्सेलरेशन के साथ होगा वो बिहेवियर फोर्स के साथ भी होगा। फोर्स 0 कहाँ पर होगा, मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। जैसे हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, मीन से एक्सट्रीम, तो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज जो है, जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरीके से इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मीन पॉइंट पे 0, एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम, ठीक है। और जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, गेन आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी यानी गेन आएगा। और जैसे हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इस तरीके से अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको पता है एक्सेलरेशन के रिवर्स है, यानी 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे 0, इंक्रीज है तो यहाँ पे डिक्रीज है तो यहाँ पे इंक्रीज। इस तरीके से जो बिहेवियर वेलोसिटी के साथ होगा वो बिहेवियर काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा, वो बिहेवियर मोमेंटम के साथ होगा। तो इन तीनों में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज, और मैक्सिमम, 0, डिक्रीज और इंक्रीज। इस तरीके से ये कुछ टेबल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव करेंगे। जैसे पहले हमें रिलेशन फाइंड करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है। अब ओमेगा का रिलेशन आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि V = x0 ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब है, और V का वैल्यू आपको पता है, V का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो V आप खुद भी निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से ये यहाँ से आपका फार्मूला बनेगा, आप कहेंगे कि ओमेगा जो है वो बराबर होगा √k/m। तो ओमेगा का फार्मूला होगा √k/m। इसका मतलब है ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। इस तरीके से दूसरा रिलेशन है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड यानी आपने ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच कर दिया और आपने इसको स्ट्रेच करके छोड़ा है, तो अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, वो एक किस्म का पीरियडिक फंक्शन होता है, यानी पीरियडिक मोशन होता है। पीरियडिक मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। व्हाट इज पीरियडिक मोशन? तो हम कहते हैं अ मोशन which repeats itself after equal interval of time।
ऐसा मोशन जो हर एक टाइम के बाद, हर एक मखसूस टाइम के बाद रिपीट होता जाए, उसको पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ का जो मोशन है, जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो अपना मोशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो हम कहते हैं जैसे हमारा डेली रोटेशन ऑफ अर्थ है वो एक किस्म का पीरियडिक मोशन है, इस तरीके से ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है ये भी एक किस्म का पीरियडिक मोशन है। अगर हम मान लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियडिक मोशन, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये कितने टाइम के बाद रिपीट होगा, यानी ये कितना टाइम लेगा जब इसकी एक साइकिल रिपीट होगी, तो उसको कहेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा T = 2 पाई m/k। इसका मतलब है टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ। यानी अगर हम ये मास हेवी रखेंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, अगर हम ये मास लाइटर रखेंगे तो टाइम पीरियड कम होगा। एंड दिस टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। इस तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे जो तीसरा हमारे पास फैक्टर है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो इसलिए 1/2 पाई, 2 पाई का रेसिप्रोकल 1/2 पाई होगा और इसका k/m होगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k है, एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास है। ये बातें क्लियर हो गई। अब एक बात समझें, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये तीनों ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है। इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेंगे। Parameter 1, parameter 2 and parameter 3 are independent of the amplitude of motion। अगर मैं कहूँ कि मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड डबल कर दिया है तो उससे टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उस पर टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ्रीक्वेंसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं पूछूँ उसकी लीनियर वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो यकीनन चेंज होंगे, पर ये 3 पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो भी देख लें, रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इनके बीच में रिलेशन है a मैक्सिमम इज इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय x0। एक बात आप समझ लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस जगह पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी उस जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं हो सकती, पर हमने रिलेशन बनाया है। यानी अगर आपको कोई कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी 100 है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसको एम्पलीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पढ़ी है ना, तो आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ही फार्मूला याद कर लें तो आपके साथ कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे आप देखें यहाँ पे, ये सपोज करें मीन पॉइंट है, ये सपोज करें एक्सट्रीम पॉइंट है। क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी ऐसी पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल है। वो पॉइंट मीन और एक्सट्रीम के बीच में होगी। सपोज करो यहाँ है, इस पॉइंट पे ये वो पॉइंट होगी जहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी। क्या ये पॉइंट बिल्कुल इनके बीच में होगी या बीच में नहीं होगी, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमें फाइंड करना है कि भाई किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। सो द पॉइंट फ्रॉम
mean position, the point from mean position where kinetic energy and potential energy are equal। इसका फार्मूला भी आप याद रख लें। इसका फार्मूला होता है, देखें हम कह रहे हैं कि भाई सपोज करो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2k, ठीक है, x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी 1/2k x स्क्वायर। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये भी ऐसे होगा। अब ये वाला ये जब यहाँ आएगा 1/2k x स्क्वायर, ये यहाँ आएगा तो किसका बन जाएगा, ये अगर यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। ये जब प्लस का बन जाएगा इसका मतलब है हाफ और हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम इसको kx स्क्वायर लिखेंगे, k से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है x बराबर होगा 1/√2x नॉट। और 1/√2 किसको कहते हैं, ये कहते हैं 0.707 को। तो जब आपका x 0.707 x नॉट होता है तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, मतलब मैं अगर आपको एक MCQs देता हूँ, मैं कहता हूँ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ मीन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पॉइंट बता दी है, वो 0.707 x नॉट है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे x नॉट का वैल्यू रख लेंगे, तो आप कहेंगे 70.7 सेंटीमीटर पे। जब हम मीन पॉइंट से 70.7 सेंटीमीटर चलेंगे तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगी। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है। अब लास्ट में एक हम इसकी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली हम साइनोसाइडल वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स। साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स किसको कहते हैं, साइन वेव को और कोसाइन वेव को साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। तो अब देखें, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहलाती है साइन वेव। अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एम्पलीट्यूड है, इसको हम a यानी x नॉट से शो करवाते हैं, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x नॉट साइन 2π/ft, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल डालें तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर हम साइन वेव से, अगर हम कोसाइन वेव से दिखाएंगे तो कोसाइन वेव से जो है दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे x इज इक्वल टू x नॉट cos 2π/ft, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2π/T। तो ये साइनोसाइडल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिक्स में इक्वेशन है। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं, समझना बहुत आसान है। देखें, जब आप मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट करेंगे ना, जब मीन पोजीशन से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होगा तो आप साइन वेव से दिखाएंगे, पर जब आप एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो फिर आप कोसाइन से दिखाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे 0 होता है और ये हाफ साइकिल है, ये हाफ का हाफ है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4t। ये आधा साइकिल है तो हम इसको 1/2t लिखेंगे, और ये 3/4t है। इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट है। अब देखें, थोड़ा समझ लें, जब हम
साइन वेव से दिखाएंगे, इसका मतलब है हमने मीन से शुरू किया, तो पहले हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, आधी साइकिल हो जाएगी। मीन से एक्सट्रीम जो है ये 1/4 साइकिल होगी। फिर हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे, और फिर हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, और फिर हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होगी। देखें, मीन से शुरू किया, मीन से हम एक्सट्रीम गए, जैसे ही हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये समझें एक्सट्रीम पॉइंट 1 है। और फिर हम एक्सट्रीम से मीन आएंगे, तो जब हम एक्सट्रीम से मीन आएंगे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कम हो गया और हम एक्सट्रीम से मीन आ गए। अब हम मीन से दूसरी एक्सट्रीम जा रहे हैं, जब हम मीन से दूसरी एक्सट्रीम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, पर उसका डायरेक्शन दूसरा होगा, इसलिए उसको मैं नेगेटिव में शो कर रहा हूँ। इस तरीके से फिर जब हम एक्सट्रीम से वापस मीन आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखें डिक्रीज होता जाएगा और 0 हो जाएगा। इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो गई। पर जब हम अपना मोशन एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो एक्सट्रीम से फिर हम कॉस वेव से दिखाएंगे, कोसाइन वेव से। यहाँ पे ये एक्सट्रीम 1 है। अब एक्सट्रीम 1 से हम कहाँ आ रहे हैं, मीन पे, तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। ये देखें डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, इसका मतलब है आप मीन पे आ गए। फिर हम इस मीन से दूसरी एक्सट्रीम जाएंगे, मीन से हम दूसरी एक्सट्रीम, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया। अब हम दूसरी एक्सट्रीम से दोबारा कहाँ आ रहे हैं, दूसरी एक्सट्रीम से दोबारा हम मीन आ रहे हैं, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। और जब हम मीन से दोबारा दूसरी एक्सट्रीम जाएंगे, इस तरीके से हमारी साइकिल भी कंप्लीट होगी, तो आप देखेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो हम दोनों वेव फॉर्म से दिखा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये जो x0 है हम इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको कहते हैं ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, 100 पाई टी। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बताएं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कितना है। तो आप इसको कंपेयर करवाएंगे, आप इसको ऐसे कंपेयर करवाएंगे। भाई आपने पढ़ा था 2 पाई ft, तो यहाँ पे x0 है, यहाँ पे 100 है, इसका मतलब है x0 कितना हो गया, 100। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा, अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे 100 पाई t है और यहाँ पे 2 पाई ft होता है। पाई पाई से कैंसिल, टी से कैंसिल, इसका मतलब है f होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 हर्ट्ज। तो आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। अगर आपको टाइम पीरियड बोलेंगे, आपको पता है टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बहरहाल आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, एक बात और होती है, देखें ये बस लास्ट हमारा डिस्कशन है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। देखें, एक होता है मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम, हाफ ऑफ एक्सट्रीम। देखें यहाँ पे ऐसे समझें, अगर हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए हमें कितना टाइम होगा, तो इसका मतलब है जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, इसका मतलब होगा कि हमें जो भी टाइम पीरियड होगा उसका 4th पार्ट हम जो है यूटिलाइज करेंगे। तो मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए हमें 1/4t लगता है। इस तरीके से अगर हम एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम जाएंगे, इसका मतलब होगा हाफ साइकिल होगी। देखें, अगर एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने के लिए ये हाफ साइकिल है, और हाफ साइकिल में हमें टाइम लगेगा 1/2t। इस तरीके से जब हम मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम। जब हम मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो हमारा मोशन फास्ट होता है। जब हम मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो हमारा मोशन फास्ट होता है। जब हमारा मोशन फास्ट होता है, इसका मतलब है हमें टाइम कम लगेगा, और हमें टाइम लगेगा 1/12t। मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाने के लिए हमें टाइम लगेगा 1/12t। पर अगर हम एक्सट्रीम से हाफ ऑफ मीन जाएंगे, इसका मतलब है कि जब हम एक्सट्रीम से, ये देखें
ये मीन से जब हम हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे यहाँ तक, तो मीन से एक्सट्रीम, जैसे ही बॉडी मीन से एक्सट्रीम आती है ना, सो मीन से मोशन तेज़ी से आता है, जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम के तरफ जाती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, इसलिए मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम बॉडी जल्दी आ जाती है, और हाफ ऑफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक बॉडी स्लो आती है, यानी टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक्सट्रीम से हाफ ऑफ मीन जो है वो बॉडी 1/6t में आएगी। तो कभी कभी आपसे पूछते हैं कि जब बॉडी मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम आएगी तो ये मोशन फास्ट होगा, या हाफ ऑफ एक्सट्रीम से जब बॉडी एक्सट्रीम जाएगी तो ये मोशन फास्ट होगा। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मोशन क्या होगा, फास्ट, यहाँ पे मोशन क्या होगा, स्लो। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप ये अच्छे तरीके से नोट कर लें। आज के लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर इंशाल्लाह कल हम इस पे MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।